हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम लॉ एंड लॉयर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज़ ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। और ये हमारा 19वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 18 लेक्चर्स हो चुके हैं और आई होप आपने वो सारे देखे होंगे और आपको वो सब पसंद आए होंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस पे आएंगे तो आपको ये लेक्चर उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो बेटर ये होगा कि आप सिस्टमैटिकली पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए, और तो उससे क्या होगा, आपकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे यहाँ पे सारे लेक्चर्स, तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करते रहेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आराम से सफल होंगे, जहाँ तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात है। तो क्योंकि हम 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं और अभी जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जब सीरीज़ खत्म होगी तो उसके बाद हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे और इस तरीके से 1 बाय 1 सारे वो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जो ज़्यादातर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो आज में हम पढ़ेंगे सेक्शन 41, बट उससे पहले हमारी और आपकी बात जो मैं आपसे डेली करता हूँ कि जो हमारा ये इनिशिएटिव है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये जो क्लासरूम जिसका एक्सेस आपके पास है, जहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है लॉ पे, जिसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है, केवल अगर आपके पास एक 4G कनेक्शन है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। हम चाहते हैं कि हर इंसान जो लॉ से रिलेटेड है, लॉ से कनेक्टेड है, उसके पास इस क्लासरूम का एक्सेस हो, ताकि वो लॉ को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, सिंपल भाषा में समझ सके। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को हम कोशिश करते हैं कि बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊँ। हर एक क्लॉज, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जाम्पल, ताकि जो एक ले मैन भी है जिसे लॉ बहुत ज़्यादा नहीं आता, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि हर कोई टॉपर नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता है कि उसको लॉ में बहुत जल्दी समझ आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे यही कोशिश करते हैं कि लॉ को हम सबसे सिंपल भाषा में सब समझा पाएँ। तो जो लोग भी अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हैं और ख़ास तौर पे जो जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, उनको इन लेक्चर से बेनिफिट हो। और कोई इंसान, चाहे वो कहीं दूर दराज के इलाके में नॉर्थ ईस्ट में हो या बिहार के कहीं किसी ज़िले में बैठा हो, छत्तीसगढ़ में बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, मैं चाहता हूँ हमारे वीडियोस उसको सबसे ज़्यादा सर्व करें। उसके अलावा जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, ऐसा नहीं उनके लिए वीडियोस नहीं है, इन वीडियोस में ज़्यादा अच्छा कंटेंट है वो उन कोचिंग्स के कंपैरिजन में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फीस देने के बाद पढ़ते हो, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट इन वीडियोस में रहता है। तो ये वीडियोस हर एक लॉ स्टूडेंट, हर एक जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट को बहुत फ़ायदा देंगे। और वो लोग भी जो कॉलेज में रह रहे हैं और कॉलेज में रह के धीरे धीरे अपनी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कॉलेज के साथ साथ ही वो ये वीडियोस देखते रह सकते हैं और अपने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। उससे उनके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब वो जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखेंगे। तो आई होप आप इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे और आप इसका एक हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये केवल मेरे लिए नहीं है। मुझे आती हैं ये चीज़ें, मैंने पढ़ रखी हैं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और तो ये इनिशिएटिव मेरा और आपका, हम दोनों का है, हम सबका है। तो आई होप आप इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और आपको अगर कोई सजेशन लगता है कि जिससे आपको फ़ायदा होगा हमारे कुछ चीज़ें इंप्रूव करने से, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे केवल तारीफ़ सुनने के लिए नहीं बैठेंगे, नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट उसके अलावा भी अगर कुछ सजेशंस हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे जो इंस्टा पेज है, उसके अलावा जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और उसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे कनेक्ट करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। और इवन मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मैं आपसे बात कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा आप क्या कहना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच। और अभी हम बढ़ते हैं सेक्शन 41 की तरफ, विच इज़ आवर 19th लेक्चर। तो ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, सेक्शन 41 इस चीज़ की बात करता है। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35। अब आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपके दिमाग में, जो अगर आप वो लेक्चर देख के ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। और हो सकता है जब आप सेक्शन 43 इसके बाद वाला जो लेक्चर मैं बनाऊंगा 20th लेक्चर, उसको भी देख के आपको लगेगा कि चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं शुरुआत में। बट अगर आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे अंत तक, तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई काफ़ी डिफरेंस है दोनों के बीच में और ऐसा कुछ बहुत सिमिलैरिटी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अगर आप इस लेक्चर को अंत तक देखते हैं तो आपको ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर पे सेक्शन 41 पे
कोई और बुक, कोई और टीचर, कुछ भी रेफर करने की, कोई और कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आपके हाथ में आपका बेयर एक्ट है जब आप ये सेक्शन और ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, इट सेज वेयर विद द कंसेंट, where with the consent express or implied, where with the consent express or implied, where with the consent express or implied of the persons interested in immovable property। तो क्या है यहाँ पे, where with the consent, कैसी, express और implied, ठीक है, ऑफ द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में किन लोगों की, उन लोगों की जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, पर्सन्स इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन। तो वो लोग जो किसी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, जिनका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, उनकी कंसेंट से कोई इंसान क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर है। ठीक है, एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन। तो ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये ट्रांसफर कर देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, आगे, द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरर वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट, provided that the transferee, after taking reasonable care to ascertain that the transferer had power to make the transfer, has acted in good faith। right? तो अभी हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये ट्रांसफर बाई ऑस्टेंसिबल ओनर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है। तो जो ऑस्टेंसिबल वर्ड है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एपेरेंट और सीमिंग, कि मतलब वो ऐसा दिखता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो ओनर है। ऑस्टेंसिबल ओनर क्या है, वो एपेरेंटली लोगों को लगता है कि ओनर है ये, ठीक है, पर वो एक्चुअल में ओनर नहीं होता। ठीक है, और ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है उस इंसान ने उसको ऐसी अथॉरिटी दे रखी होती है जिससे कि दुनिया को ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान ओनर है। हम इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई इंसान ए है और वो क्या है, काफ़ी ओल्ड है और वो अब्रॉड रहता है कहीं। उसने अपने भाई को या उसने अपने नेफ्यू को, जो कि यंग है, जिसका नाम बी है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो भी फार्म्स वगैरह हैं, वो उसने दे रखे हैं इसको कि तुम मैनेज करो। तो बी उसके फार्म्स को देखता है और सारा देखभाल यही करता है। अगर फार्म्स को लीज करना होता है तो वो यही करता है, किसको लीज करना है ये भी बी डिसाइड करता है, रेंट भी बी कलेक्ट करता है, सारी चीजें बी करता है। और इतना और ए आता भी नहीं है गांव में देखने के लिए कि फार्म्स का क्या हो रहा है क्या नहीं। तो लोगों को ये लगता है कि बी ही ओनर है, बेसिकली क्या है, बी ओनर है, लोगों को ऐसा लगता है। तो इस तरह, जबकि बी क्या है, बी नहीं है ओनर। और लोगों को क्या लगता है, क्योंकि यही इस प्रॉपर्टी से डील करता है तो किसी को समझ ही नहीं आता कि ये ओनर नहीं है, सबको लगता है यही ओनर है, राइट। और इसके पास पावर है प्रॉपर्टी को एलियनेट करने की, राइट। इसके पास सारी पावर्स हैं, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पर अब इस केस में क्या करता है ये कि ये क्या हो गया, ऑस्टेंसिबल ओनर हो गया। अब इस केस में अगर ये किसी को प्रॉपर्टी बेच देता है, अगर ये किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, मान लो सी को इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, पर क्या ये ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज्ड है इसकी कंसेंट के बिना? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रियल ओनर नहीं है। और क्योंकि ये रियल ओनर नहीं है, इसको ट्रांसफर करने की अथॉरिटी नहीं है, तो ये जो है, ये इस प्रॉपर्टी को, जो कि एक ही प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट स्टिल, क्योंकि पूरी दुनिया को लगता है कि ये जो है, ये इंसान रियल ओनर है, और सी को भी ऐसा ही लगता है कि रियल ओनर है, ये इससे प्रॉपर्टी खरीद लेता है, राइट। अब ये जो ए है, ये जो इंसान है ए, जो रियल ओनर है एक्चुअल में,
ये इंसान इस ट्रांसफर को इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि ये ट्रांसफर वॉइडेबल है मेरे पार्ट पे। कौन नहीं बोल सकता? ए नहीं बोल सकता कि ये ट्रांसफर वॉइडेबल है इसके पार्ट पे। क्यों? क्योंकि बी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं था। ये बी की प्रॉपर्टी नहीं थी और बी ऑथराइज नहीं था, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इसने ट्रांसफर की है, ये ट्रांसफर वॉइडेबल है और ये ट्रांसफर जो है इसके अगेंस्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये ऐसी बात नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जाम्पल है जो इस पूरे सेक्शन को सम अप करता है। मैंने एट द आउटसेट आपको बता दिया है ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हम इस सेक्शन में प्रॉपरली हम डील किस बात से करने वाले हैं। तो ऑस्टेंसिबल ओनर आई होप आपको समझ आया होगा कि जो ए है, ए की प्रॉपर्टी इसके पास है, बी के पास, और ये इस तरीके से उस प्रॉपर्टी को की देखभाल करता है, अपने सारे डिसीजंस लेता है कि दुनिया को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये प्रॉपर्टी इसी की है, राइट। तो इस इंसान को बोला जाएगा ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल का मतलब एपेरेंटली, ऐसा लगता है कि ये ओनर है बट एक्चुअल में ये ओनर नहीं है। और क्योंकि ये ओनर नहीं है, इसके पास प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का भी राइट नहीं होगा, राइट। तो आई होप आपको ये ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोविजन है सेक्शन 41 का, ये अपने आप में इनकॉर्पोरेट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, इसका क्या मतलब है? जो मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल के थ्रू, क्या होल्डिंग आउट? बेसिकली ए जो था, जिसकी प्रॉपर्टी थी, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने वो प्रॉपर्टी बी को ऐसे दे रखी है, दुनिया को ऐसा लगता है कि यही रियल ओनर है, ठीक है। और इस वजह से लोग कंफ्यूज हैं और वो क्या करते हैं, इससे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसने अपने कंडक्ट से, ए ने अपने कंडक्ट से ऐसा होल्ड आउट किया है, मतलब दुनिया को इसके कंडक्ट के कारण ऐसा लगता है कि जैसे कि यह प्रॉपर्टी बी की है जबकि इसकी है, राइट। तो ये इसीलिए इसको बोला गया है, सेक्शन 41 ने कौन सा डॉक्ट्रिन अपने आप में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है सेक्शन 41? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको ये मतलब समझ आया होगा कि क्यों बोलते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पे बेस्ड है और होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है। ये जो ए है, इसने अपने कंडक्ट से इसको प्रॉपर्टी देके ऐसा, और इस कभी विजिट नहीं करता है गांव, लोगों को पता नहीं है कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसके कंडक्ट से लोगों में एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि जैसे कि यही रियल ओनर है जबकि ये अपेरेंट ओनर है, ऑस्टेंसिबल ओनर है, राइट। अब क्यों ये सेक्शन 41 बनाया गया, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 41 बनाया गया? तो बेसिकली यहां पे दो इनोसेंट लोग हैं। कौन? एक तो ये जो ट्रांसफरर है वो, राइट। जो ए है वो भी तो इनोसेंट ही है, उसे थोड़ी पता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी को, ये जो बी को जिसको मैनेज करने के लिए दिया हुआ है वो बेच देगा, तो ये भी इनोसेंट है। उसके अलावा इनोसेंट कौन है? जो इंसान इससे खरीद रहा है फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। हम इसके इंग्रेडिएंट्स पाएंगे। फॉर कंसिडरेशन, जो इसको पैसे देके वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इसके पास रियल अथॉरिटी है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, ये ट्रांसफर कर सकता है, बट एक्चुअल में ये कर नहीं सकता। तो दोनों इनोसेंट पर्सन्स हैं। लॉ किसके राइट्स प्रोटेक्ट कर रहा है यहां पे? इस इनोसेंट पर्सन के, जो कि कौन है? ट्रांसफरी इन गुड फेथ है। ट्रांसफरी इन गुड फेथ जो है, उसके राइट्स जो है, ये लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? इन दोनों इनोसेंट पर्सन्स में से लॉ ने इस इनोसेंट पर्सन को क्यों चुना इसके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए? इसके राइट क्यों नहीं प्रोटेक्ट किए? उसका रीजन ये है क्योंकि इसका कंडक्ट ऐसा है, राइट। अगर इसने ऐसा कंडक्ट नहीं किया होता तो यहां पे इस इंसान को या और जो दूसरे लोग हैं उनको ये इंप्रेशन नहीं जाता कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में बी की है, राइट। क्योंकि इसने ऐसा होल्ड आउट किया, दुनिया को ऐसे शो किया जैसे कि ये प्रॉपर्टी बी की ही है। और अब अगर कोई इससे कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो प्रॉपर्टी ले लेता है, तो यहां पे इसके कंडक्ट के कारण इस इनोसेंट पर्सन का लॉस हुआ। इसीलिए लॉ किसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? इस इंसान के राइट को, जो कि ट्रांसफरी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन है, राइट। इस लाइन का मतलब भी हम समझेंगे क्या होता है, राइट। तो इसलिए इन दो इनोसेंट पर्सन्स में से
ट्रांसफरी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन जो है उसके राइट्स को लॉ प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो है ये सेक्शन 41 के पीछे का जिस्ट है, उसके पीछे का एक जूरिस्प्रूडेंस है, बेसिस है, लॉजिक है, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि सेक्शन 41 डील किससे किससे करता है, ठीक है। और सेक्शन 41 एक और चीज आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ एस्टॉपेल जो है, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट करता है। इनकॉर्पोरेट किसको करता है, एप्लीकेशन ऑफ एस्टॉपेल को। और एस्टॉपेल इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में डिफाइंड है, बताया गया है कि एस्टॉपेल क्या होता है। मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि सेक्शन 41 और सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, राइट। पर ये क्या इनकॉर्पोरेट करता है अपने आप में, एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके एक एक रिक्विजिट्स, एक एक इंग्रेडिएंट समझते हैं सेक्शन 41 के। तो दूसरा क्या है, कंसेंट, राइट। अभी हम दोबारा से वो एग्जांपल लिखते हैं। ए कौन है, ओनर, रियल ओनर, राइट। बी कौन था, ऑस्टेंसिबल ओनर। और सी कौन है, ट्रांसफरी इन गुड फेथ। सी जो है वो ट्रांसफरी इन गुड फेथ है। अभी ये जो रियल ओनर है और ये जो बी है, बी ऑस्टेंसिबल ओनर बी को बनने के लिए जरूरी ये है कि वो इसकी कंसेंट से बना हो। किसकी, रियल ओनर की कंसेंट से बना हो। अगर जबरदस्ती इसने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है और ए जो है, जो रियल ओनर है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है उस चीज के लिए और ये उसकी प्रॉपर्टी उठा के बेच देता है, तो क्या उस केस में बी ऑस्टेंसिबल ओनर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसने जबरदस्ती कब्जा किया है या इसके ऊपर फ्रॉड करके ऐसा वो प्रॉपर्टी अपने मतलब दुनिया को ऐसा दिखाया है कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, तो उस केस में बी जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऑस्टेंसिबल ओनर जो है, अगर उसको किसी इंसान को ऑस्टेंसिबल ओनर कॉन्स्टिट्यूट करना है किसी रियल ओनर के अगेंस्ट, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि इसकी फ्री कंसेंट से, चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस हो या फिर वो कंसेंट इंप्लाइड हो, उसकी फ्री कंसेंट से ये इंसान ऑस्टेंसिबल ओनर बना हो। तो ये जो कंसेंट है ये कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, राइट। अब फ्री कंसेंट कैसी होती है, फ्री फ्रॉम कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, फ्रॉड एटसेट्रा। इन सारी चीजों से फ्री होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए ये जो कंसेंट है, ये कैसी होनी चाहिए, वॉलेंटरी होनी चाहिए, राइट। वॉलेंटरीली इसने ऐसा किया हो कि ऐसा कुछ कंडक्ट किया हो जिससे कि बी जो है पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगे कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, राइट। तो ये कंसेंट यहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप ये बोलो, अगर कहीं पे ये लिखा हो कि जो बी है वो फोर्सफुली ऑस्टेंसिबल ओनर बन के चला गया है पूरी दुनिया के सामने, या उसने कोई फ्रॉड किया है उसके ऊपर और जिससे कि दुनिया को लगता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर है, उस केस में ए जो है उसके अगेंस्ट अगर ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है ऑस्टेंसिबल ओनर या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, तो फिर ए के अगेंस्ट वो जो ट्रांसफर है वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता और ए बोल सकता है कि ये ट्रांसफर वॉइडेबल होगा और फिर सेक्शन 41 का एप्लीकेशन नहीं होगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा ये। फिर अब क्या बोल रहा है, विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफ द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रोविजन है ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई हो रहा है, राइट। अब अगर आपके प्री में कोई क्वेश्चन आ जाए कि सेक्शन 41 क्या मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होता है, तो आपको आंसर देना है स्ट्रिक्ट नो, कि नहीं अप्लाई नहीं होता। ये केवल सेक्शन 41 इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि सेक्शन में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद a person is ostensible owner of such property and transfers the same for consideration। अब ये इंसान जो है कंसिडरेशन में ट्रांसफर हो रहा है यहां पे, मतलब इस केस में जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, जो बी है, ये सी को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो कैसे करता है, कंसिडरेशन से करता है। मतलब सी से पैसे लेता है उस चीज के, कोई ना कोई कंसिडरेशन है
जब ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर रहा है, राइट। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है, मान लो बी ने सी को ये जो प्रॉपर्टी है, ए की जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट कर दी, उस केस में सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगा और ए जो है मूव कर सकता है कोर्ट और ये बोल सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी इसने उठा के सी को गिफ्ट कर दी है और ये वॉइडेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अथॉरिटी नहीं दी है ये गिफ्ट करने के लिए। बात समझ आ रही है? तो इस केस में सेक्शन 41 कब अप्लाई होता है? जब जो ट्रांसफर है, ऑस्टेंसिबल ओनर ने जो ट्रांसफर किया है वो कंसिडरेशन में किया है। तो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट। तो क्या ग्रेटिटुअस ट्रांसफर पे ही अप्लाई होता है? नहीं, गिफ्ट पे अगर गिफ्ट किया है ऑस्टेंसिबल ओनर ने ट्रांसफरी को तो ये अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 41। फिर उसके बाद ये प्रोविजन क्या बोलता है? द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरर वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट, राइट। तो अब ट्रांसफर जो है वो अगर इसने कंसिडरेशन लेके बी ने सी को दिया है और बी जो है वो एक ऑस्टेंसिबल ओनर है, तो उस केस में जो ट्रांसफर है वो एक जो रियल ओनर है वो ये नहीं बोल सकता कि ट्रांसफर क्या है? वॉइडेबल है। और वॉइडेबल का क्या मतलब होता है? आई होप आपको ये पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। वॉइडेबल का मतलब होता है अगर कोई ट्रांजैक्शन वॉइडेबल है उसका मतलब क्या है? एक पार्टी जो है, वन पार्टी हैज एन ऑप्शन टू गेट इट डिक्लेयर्ड void, to get it declared void। अभी जो A है, ये अगर कोई ट्रांजैक्शन voidable है, मान लीजिए A और C, A ने, मैं आपको भी केवल voidable समझा रहा हूं क्या होता है। मान लीजिए A ने C को, A और C के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, A ने इसको गन पॉइंट पे, मतलब क्या हुआ? कोअर्जन हुआ, वो रख के एक कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ, राइट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? voidable होगा। मतलब अगर सी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकता है, राइट। पर अगर सी चाहे तो वो क्या हो सकता है? सी इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में डाल सकता है, बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी ऑब्लिगेशन इसके पास आई है वो बोल सकता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे गन पॉइंट पे कोअर्जन करके मुझसे ये बात मनवाई है। सपोज सी से इसने क्या है, अपनी एक जो लैंड थी वो ले ली और इसको रुपए दिए, जो 5 करोड़ की लैंड थी उसके लिए इसको बोला कि आप 5 लाख रुपए ले लो। ये अग्री नहीं कर रहा था, पर इसको गन पॉइंट पे इसने बोला कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है? कोअर्जन है। अब अगर सी चाहे, ऐसा होने के बावजूद भी अगर सी को लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इसने ले ली तो ले ली और इसको मैं लैंड दे देता हूं, 5 लाख रुपए रख लेता हूं, तो वो सी की मर्जी है। पर सी के पास ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट में जाए और ये कोर्ट को बोले कि मेरे साथ कोअर्जन हुआ है, मुझसे गन पॉइंट पे 5 करोड़ की जमीन 5 लाख में इन्होंने ये लेने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्चुअल में वॉइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसके पास होगा? सी के पास होगा, पर ए के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर सी जो है वो 5 लाख रुपए लेके लैंड इसको देना चाहता है तो ये मना नहीं कर सकता। इस केस में इसको तो लैंड लेनी ही पड़ेगी 5 लाख रुपए में। बात समझ आ रही है? वॉइडेबल और वॉइड का क्या डिफरेंस है? वॉइडेबल मतलब केवल एक पार्टी के पास ऑप्शन है कोर्ट में जाके उस चीज को वॉइड डिक्लेयर करवाने का, दूसरी पार्टी के पास वो ऑप्शन नहीं है। दूसरी पार्टी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये वॉइडेबल का मतलब क्लियर हुआ होगा। तो अभी इस केस में क्या है कि जो ए है, ए जो है वो सी के अगेंस्ट ये नहीं बोल सकता कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो जमीन मेरी बेची है बी ने, जो ऑस्टेंसिबल ओनर है या ट्रांसफर की है, वो क्या है? वो वॉइडेबल है, राइट। ये ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट एस्टॉपेल लगा है। क्या लगा है? एस्टॉपेल लगा है, जो इसको एस्टॉप कर रहा है, रोक रहा है ये प्लीड करने इसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इसने अपने कंडक्ट से ऐसा जताया कि ये बी ओनर है और इसी वजह से जो दूसरे लोग थे उनको ये यकीन हो गया कि जो बी है वही ओनर है एक्चुअल में प्रॉपर्टी का, जबकि बी एक्चुअल ओनर नहीं था। तो इसलिए अब जब ये प्रॉपर्टी इसने खरीद ली और इसको पैसे दिए, गुड फेथ में खरीदी, तो उसके बाद ये जो ए है वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं जो बी है उसके पास अथॉरिटी नहीं थी और वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, राइट। तो क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट एस्टॉपेल लगा हुआ है। अब हम समझते हैं एस्टॉपेल क्या होता है, वन बाय वन समझते हैं पूरा। देखिए एस्टॉपेल क्या होता है कि
इस सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में इससे रिलेटेड प्रोविजन है, और मैं आपको बताता हूँ बेसिक लैंग्वेज में कि एस्टॉपल क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जब कोई किसी को प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस के बेसिस पे जो दूसरा इंसान है वो अपनी पोजीशन क्या करता है, ऑल्टर करता है, राइट? तो वो इंसान जिसने प्रॉमिस किया था वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो दूसरा इंसान है जिसने अपनी पोजीशन ऑल्टर की है उसको लॉस होगा। सपोज ए ने बी को ये बोला कि मैं आपको, आप मंदिर बनवाओ, मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। इस प्रॉमिस के बेसिस पे बी ने क्या किया, बी ने जो बिल्डिंग मटेरियल वाला था उसको ऑर्डर दे दिया, सारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, और वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ गया। और क्यों? क्योंकि इसने बोला था ये पैसे दे देगा, आप बनवाओ। तो इसने इस प्रॉमिस के बेसिस पे बिल्डिंग मटेरियल मंगवा लिया और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बी को लगता था ए ने प्रॉमिस किया है तो ये पैसा दे देगा। तो यहां पे क्या हुआ, ए का प्रॉमिस था और ए के प्रॉमिस के बेसिस पे बी ने एक्ट किया, बी ने अपनी पोजीशन ऑल्टर की, और अब अगर ये अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है तो बी को क्या होगा, लॉस होगा। तो यहां पे जो ए है ये प्रॉमिस ए के अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है। लॉ जो है ए को अलाउ नहीं करेगा कि बाद में ये बी को बोल दे कि नहीं अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैंने जो बोला वो बोला, अब रात गई बात गई, ऐसे नहीं हो सकता, राइट? तो ये होता है एस्टॉपल का मतलब। तो यहां पे इस इंसान के अगेंस्ट एस्टॉपल लग रहा है, मतलब एक ने अपने कंडक्ट से क्या करा, दुनिया को ये दिखाया जैसे कि बी ओनर है। अब जब दुनिया को ये लगा कि बी ओनर है और जो दूसरे लोग थे उन्होंने इससे डील किया एज इफ ही इज एन ओनर एंड इससे प्रॉपर्टी ले ली, तो उसके बाद ए जो है अब अगर वो ये बोलेगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी हम नहीं दे सकते क्योंकि मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं थी और इसने मेरी कंसेंट नहीं ली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले। तो अब ए के कंडक्ट के कारण इन्होंने अपनी पोजीशन तो चेंज कर ली। अब अगर ये प्रॉपर्टी वापस लेता है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइडेबल डिक्लेयर करता है तो क्या होगा, इसको लॉस होगा। तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल ऐसा होने देगा? ऑब्वियसली नहीं होने देगा। तो इसीलिए जो एस्टॉपल है यहां पे इसको स्टॉप कर रहा है, किस चीज से, ये बोलने से कि ये जो ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है ये क्या है, वॉइडेबल है। तो आई होप आपको ये चीज यहां पे क्लियर हुई होगी, एस्टॉपल समझ आया होगा और ये समझ आया होगा कि ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन में ही सेक्शन 41 अप्लाई होगा, अगर गिफ्ट है तो अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद अब ये क्या करता है, इतनी चीजें तो ये बोलता है बट एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे डालता है, जो ट्रांसफरी है उस पे डालता है। ट्रांसफरी कौन है इस केस में, इस एग्जांपल में ट्रांसफरी है सी, राइट? इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी हो, उसके अलावा इसने और क्या किया हो, इसने रीजनेबल केयर लिया हो, ठीक है, रीजनेबल केयर की हो, किस बात पे, तो इसके ऊपर क्या है, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर है कि इसने ये एसरटेन करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए हो, कोशिश की हो कि क्या ये ओरिजिनल ट्रांसफर है, मतलब ये रियल ओनर है इस प्रॉपर्टी का या नहीं। तो ये क्या है, ये ट्रांसफरी की ड्यूटी है, राइट? मतलब अगर ये कोई कोशिश ही नहीं करता है, मान लो ए जो बी है वो सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए बोलता है और सी बहुत क्लियरली बिल्कुल किसी से भी पता कर लेता और सी को ये पता चल जाता कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली बी की नहीं है, ए की है और इसके लिए ए की कंसेंट जरूरी है, तो उसको पता चल जाता, तो ये प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होती। पर सी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सी ने कोई जानकारी नहीं ली, सी ने कुछ इंक्वायरी नहीं करी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये माना जाएगा कि इसने ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर फुलफिल नहीं की है एंड इन दैट केस जो सी है उसको सेक्शन 41 का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, राइट? तो रीजनेबल केयर ट्रांसफरी को करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, गुड फेथ। ट्रांसफरी ने किस में एक्ट किया हो, गुड फेथ में एक्ट किया हो, मतलब he should not have the knowledge that B is not the real owner and does not have the authority to transfer the property। मतलब C जो C है इस केस में C को ये पता नहीं होना चाहिए कि B रियल ओनर नहीं है, राइट? ये लॉ, ये जो सेक्शन है किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, ऐसे ट्रांसफरी को जो गुड फेथ में जिसने ट्रांजैक्शन किया है ये समझ के कि जो B है वो रियल ओनर है। बट अगर उसको ये पता है कि B रियल ओनर नहीं है उसके बाद भी ये ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ये तो गुड फेथ में एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या लॉ इसको प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि ये इनोसेंट है ही नहीं। और
जो कार्डिनल प्रिंसिपल है लॉ का वो क्या है? वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, राइट? एंड इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे बोलते हैं, वन मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, राइट? वन मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। तो अगर ये इक्विटी चाह रहा है, मतलब ये अपने लिए जो जस्टिशिएबल चीज है, जो जस्टिफाइबल चीज है, जो जस्टिफाइड चीज है, जस्टिस चाह रहा है अपने लिए, तो इसे भी अपने पार्ट पे सही रहना होगा। अब ये इसको पता होते हुए अगर ये इसे ट्रांजैक्शन कर रहा है तो फिर ये ऐसा माना जाएगा कि ये गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रहा है। और अगर ये गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रहा है तो जो सेक्शन 41 का जो प्रोटेक्शन है वो इसको नहीं मिलेगा, राइट? तो आई होप आपको इस सेक्शन 41 के सारे जो प्रोविजंस हैं वो समझ आ गए होंगे। मैं आपको इसमें कुछ एडिशनल जो चीजें हैं वो एक बार और बता देता हूं, राइट? अब जो सेक्शन 41 है, मैंने आपको क्या बोला, किस पे अप्लाई होगा? केवल उन ट्रांसफर्स पे जो वॉलेंटरी ट्रांसफर्स हैं, राइट? वॉलेंटरी ट्रांसफर किसके द्वारा? जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसके द्वारा जो वॉलेंटरी ट्रांसफर्स हैं, केवल उन्हीं पे सेक्शन 41 अप्लाई होगा। उन ट्रांसफर्स पे अप्लाई नहीं होगा जो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट किए गए, ठीक है? जिसको हम कोर्ट सेल भी बोल सकते हैं, कि कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के चक्कर में उस इंसान की जो ए था यहां पे, उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट ने बेच दी, तो उस पे सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगा, राइट? किस पे अप्लाई होगा? केवल वॉलेंटरी ट्रांसफर्स पे जो कि ऑस्टेंसिबल ओनर ने किए। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है जयलाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा। 1973 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में कोर्ट ने यह बोला कि कोई इंसान जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ऑस्टेंसिबल ओनर का क्वेश्चन कि कौन इंसान ऑस्टेंसिबल ओनर होगा और कौन नहीं होगा, ये क्या है? ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और हर एक पर्टिकुलर केस की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि एक इंसान ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं है। तो वो कैसे डिसाइड होगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसका मतलब क्या होगा? केस टू केस बेसिस पे कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कोई इंसान ऑस्टेंसिबल ओनर है या फिर नहीं है। अब जो सेक्शन 41 है, सेक्शन 41 बेसिकली एक और चीज करता है। सेक्शन 41 क्या करता है? सेक्शन 41 केवल सेल पे ही अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 41 में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं लिखा हुआ है। तो सेक्शन 41 में क्योंकि ट्रांसफर लिखा हुआ है तो ये केवल सेल पे अप्लाई हो ऐसा नहीं है, या केवल एक्सचेंज पे अप्लाई हो ऐसा ही नहीं है। ये किस पे अप्लाई होता है? ये मॉर्टगेज पे भी अप्लाई होता है। अगर कोई इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है उस पे भी अप्लाई होगा। तो ये किस पे अप्लाई होगा? मॉर्टगेज पे भी अप्लाई होगा। आप ये ध्यान रखिए क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सेक्शन 41 और सेक्शन 115 जो कि एस्टॉपेल के बारे में बात करता है उसका डिफरेंस बताऊंगा। सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज एस्टॉपेल, राइट? अब सेक्शन 41 तो मैंने आपको समझा दिया। सेक्शन 41 में जो ए है, ए क्या है? ए रियल ओनर था। अब जो बी है वो क्या था? ऑस्टेंसिबल ओनर था। और जो सी है वो क्या है? ट्रांसफरी इन गुड फेथ है। तो क्या यहां पे ए ने कोई ऐसा एक्सप्लिसिट प्रॉमिस किया है सी को? नहीं किया है। ए तो सी को जानता भी नहीं है, पर हाँ ए का एक्ट, ए का कंडक्ट था, इसलिए पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि जैसे कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये जैसे कि ये रियल ओनर है। और जो सी है उसने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जमीन खरीदने का। तो यहां पे कोई प्रॉमिस नहीं है ए का सी के ऊपर डायरेक्ट। बट अगर हम सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो
तो यहां पे एक ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए बी को क्या प्रॉमिस करता है, ए बी को डायरेक्टली प्रॉमिस करता है कि वो मंदिर बनवाने के पैसे देगा। ठीक है, तो यहां पे इसमें डायरेक्ट प्रॉमिस है ए का बी के थ्रू, इसलिए ए जो है बाउंड है। पर यहां पे एग्जैक्टली एस्टॉपल नहीं है, पर हां एस्टॉपल का एप्लीकेशन जो है यहां पे इनकॉर्पोरेट किया है। भले ही ए ने डायरेक्टली सी को प्रॉमिस नहीं किया है, पर ए का कंडक्ट ऐसा है जिस वजह से पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि ये रियल ओनर है। तो इस वजह से ये इसके अगेंस्ट एस्टॉपल लगेगा और ये प्लीड नहीं कर सकता कि कोई पर्टिकुलर ट्रांसफर जो है वो वॉइडेबल है। तो आई होप आपको सेक्शन 41 टीपीए एंड सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूं जो आपको बताएंगे, जो और क्लियर कर देंगे कंसेप्ट ऑस्टेंसिबल ओनर का। सपोज एक दो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। ठीक है, एक सिस्टर है एंड एक क्या है, ब्रदर है। सिस्टर मैरिड होती है और वो दूर चली जाती है अपने इन लॉज के यहां। तो जो ब्रदर है वही जो सिस्टर का शेयर है, क्योंकि दोनों को शेयर मिलता है, और अपना शेयर, दोनों का शेयर क्या है, ब्रदर ही मैनेज करता है, वो देखता है, और सिस्टर को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, और वो इस तरीके से हैंडल करता है। तो दुनिया को क्या लगता है, दुनिया को ऐसा लगता है कि जो ब्रदर है वही रियल ओनर है। तो यहां पे ब्रदर क्या हो जाएगा, यहां पे ब्रदर एक ऑस्टेंसिबल ओनर हो जाएगा। राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई वाइफ है और जो वाइफ और वो प्रॉपर्टी, वाइफ की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वाइफ रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी की, पर जो हस्बैंड है वही उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, पूरा डील वही करता है उस प्रॉपर्टी में। राइट, लीज देना, रेंट वसूलना, किसको रखना है लीज पे, किसको नहीं देना है, ये सारी चीजें हस्बैंड डिसाइड करता है। सो मच सो कि दुनिया को ऐसा लगने लगता है कि ये रियल ओनर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हस्बैंड ऑस्टेंसिबल ओनर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 41 कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा। और अगर आप सेक्शन 41 पे मैंने आपको जितनी चीजें समझाई हैं, आप अगर ये पूरे पॉइंट्स किसी भी मेंस एग्जाम में लिख के आएंगे तो जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, मैंने आंसर राइटिंग पे भी एक वीडियो अपलोड किया है, आप देखें, आप उसको देखिए कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। तो अगर आप उस तरीके से, उस सिस्टमैटिक वे में अगर आप अपने आंसर्स प्रेजेंट करते हो और ये सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हो, अगर सेक्शन 41 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सेक्शन 41 पे आपको वो मिलेंगे। राइट, इससे ज़्यादा आपको जुडिशरी एग्जाम के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सेक्शन 41 में। यहाँ पे मैंने इसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मुझे बिल्कुल बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर, मुझसे कनेक्ट कीजिए। राइट, और अब जो हमारा डेली का रिचुअल है कि मैं हर लेक्चर के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस देता हूं जिनके आंसर्स आपको मुझे लिख के भेजने होते हैं, व्हाट्सएप करने होते हैं मेरे उस नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है उसमें कितने साल तक जो बेनिफिट है वो एक्सेप्ट करने पे ये प्रिजम्पशन होता है कि जो ट्रांसफर है उसको कंफर्म कर दिया है ओनर ने। राइट, एग्जैक्टली मैंने वो नहीं लिखा है, बस क्योंकि आपके पास मेरी आवाज़ ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको पता है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में कितने साल अगर कोई जो ट्रांसफर, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने जो बेनिफिट ट्रांसफरर ने उसको दिया है, कितने साल तक जब वो यूज़ करता है तो एक ये प्रिजम्पशन होता है कि कंफर्मेशन कर दी है उस ओनर ने उस ट्रांसफर पे। और ये जो प्रिजम्पशन है किस तरह का प्रिजम्पशन होता है, क्या कंक्लूसिव प्रूफ होता है या फिर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है, आप मुझे ये आंसर बताएंगे। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है
राइट? वो क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आप मुझे एक डिस्क्रिप्टिव आंसर भेजिए, तो मैं देखूंगा आप लोगों की जो मेंस की आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो कैसी हैं, राइट? और ये आंसर लिखने से पहले जो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है आंसर राइटिंग स्किल्स पे, आप उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप मुझे इसका आंसर लिख के भेजिएगा। और साथ में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप लोग मुझे अलग अलग टाइम पे जब भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और तब तक हो सकता है मुझे याद नहीं होगा कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया था। तो जब भी आप अपना आंसर भेजो, क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट के साथ भेजो, सो दैट आई वुड नो एज टू व्हाट वाज द क्वेश्चन, राइट? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप लोग अपना ध्यान रखिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, गुड नाइट।